दीपू चंद्र की मौत के बाद भारत के अंदर एक गुस्से का माहौल है। दुनिया में भारत के लोग अब इस बात को उठा रहे हैं कि आप लोग कैसे उस्मान हदी एक व्यक्ति, दूसरी तरफ दीपू चंद्र दास, इन दोनों की मौत पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स रख सकते हैं। उस्मान हदी की मौत को अभी तक बिना जांच के ही पूरी तरह से स्टेट के खिलाफ मान लिया गया, और वहीं दूसरी तरफ दीपू चंद्र दास, जिसके बारे में अखबार लिख रहे हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि उसने किसी भी प्रकार की ईश निंदा की हो, कोई एविडेंस फेसबुक पोस्ट पर भी प्रेजेंट नहीं है जिसको आधार मानकर उसके खिलाफ यह अन्यायपूर्ण हरकत की गई थी, जिसको जिंदा जला दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि दीपू चंद्र दास, जिसकी मौत को, जिसको मारना जनता ने अपने हाथ से न्याय की पूर्ति के लिए किया कि चलो न्याय हम दे देते हैं, तो ऐसे में फिर स्टेट की जरूरत ही क्या है? बांग्लादेश को सरकारों की जरूरत ही क्या है अगर जनता ही न्याय देने लगे? ऐसे में ये जो स्टेटलेसनेस उत्पन्न हो रखी है बांग्लादेश में, इसके खिलाफ दुनिया के अंदर अब लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। बांग्लादेश की तरफ से भी यह बात स्थापित हुई है कि उस्मान हदी की मौत का अभी तक कोई भी भारत से कनेक्शन नहीं मिला है। बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर करके न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग इस झूठे तरीके से दीपू जो निर्दोष था उसको मारने पर कट्टरपंथियों के खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश में भारत की तमाम जितनी भी हाई कॉन्सुलेट्स हैं या हाई कमीशन ऑफिस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी आज ढाका की जो कॉन्सुलेट यानी बांग्लादेश का जो यहां पर हाई कमीशन ऑफिस है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग एकत्रित हुए, और एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और निकल करके ढाका यानी बांग्लादेश की भारत के अंदर जो हाई कमीशन है उसके बाहर प्रदर्शन किए। यह टिट फॉर टैट जैसा है। अगर बांग्लादेश को यह लगता है कि भारत ने अपनी तरफ से यह प्रतिक्रिया क्यों दी, इसके लिए उन्होंने एनवॉय को बुलाया, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश में माहौल है उसके लिए वाकई में भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, जो कि हमारे देश के नियम में है कि हमारे पास कोई भी आएगा हम शरण देंगे। हमने बहुत बार लोगों को शरण दी है, हम इसको भी शरण दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आज बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश में आज कोई भी घटना घटती है, भारत को उसके पीछे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसका मतलब यदि लोगों ने समझा कि तुम हमें कमजोर मत समझो, मैं कई बार बोलता हूं कि भारत को चुप रहना, भारत का चुप रहना बांग्लादेशियों में दुस्साहस बढ़ा रहा है, और संभवतया ये जो बयान है इसी बात की वजह से आज लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी तो नहीं समझे जाने लगा है। इसके चलते आप लोगों को जो यहां पर देख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए और ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज कहते हुए जो लोग ये प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, ये ढाका की एम्बेसी यानी कि बांग्लादेशी की जो एम्बेसी भारत में है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गए और ये लोग प्रदर्शन करते हुए अंदर तक चले गए। यहां पर इनकी प्रतिक्रिया या फिर जो विरोध है वो इस बात के खिलाफ है कि आप भारत को अपने यहां पर फैटी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। यहां पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं उसमें तमाम लोग प्रतिक्रिया की तरह से यहां पर हैं। ये दिल्ली में ही नहीं अपितु कोलकाता में भी प्रदर्शन हुए। कोलकाता के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उठाया गया, लोगों ने इस मामले को कई जगह पर प्रोटेस्ट के रूप में डेप्यूटी हाई कमीशन बांग्लादेश के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हिंदू ग्रुप्स ने बांग्लादेश का जो वीजा सेंटर है सिलीगुड़ी में उसके बाहर भी प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के हाई कमीशन ने इससे चलते अपनी वीजा सर्विसेज को रोक दिया, सिक्योरिटी सिचुएशन बता करके। बांग्लादेश हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया अपनी सारी कॉन्सुलेट सर्विस को कि नहीं भाई, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं भारत ही भुगतेगा। यहां पर रिवर्स हुआ, यहां से भी सारी की सारी सेम प्रतिक्रियाएं गई और उन्होंने अपनी तरफ से यहां पर सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दी, तीखी जांच बिठा दी गई। यहां पर याद दिलाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में ही रहना प्रेफर किया था, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन उन बांग्लादेशियों को केवल भारत के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। उन बांग्लादेशी हिंदुओं को जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास को आग के हवाले किया गया, जिंदा जला दिया गया, वो दर्शाता है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हालत ये कर दी है।
यहां पर विचित्र स्थिति सोचिए, भारत में तो आंकड़े बताते हैं 2001 से 11 के बीच में कई हायर गवर्नमेंटल और मीडिया फिगर्स में यह बात निकल कर आती है कि लगभग 1.25 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों का भी, सेंसस का भी डेटा देख लें तो कम से कम 35 लाख के आसपास 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। यदि ये टिट फॉर टैट जैसी हरकतें होती चली गई तो भारत में तगड़ी अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिससे बांग्लादेश को और भारत सरकार को दोनों को सचेत होने की आवश्यकता है। लोग अपनों का और भारत के खिलाफ होता प्रदर्शन शायद ना हैंडल कर पाए, यह समझने की आवश्यकता है। ऐसे में बिजनेस स्टैंडर्ड इस बात को लिखता है कि ढाका ने समन किया इंडियन हाई कमिश्नर को, अपने यहां बुलाया, बुला करके साहब उनसे बांग्लादेश का जो मिशन है भारत में, वहां पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में सवाल जवाब किया कि साहब आपके यहां पर हमारे खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आप गए साहब, जाकर के आपने अपनी बातें रखी। भारत के जो एनवॉय हैं प्रणय वर्मा, उन्होंने अपनी बातचीत वहां रखी कि साहब ये तो टिट फॉर टैट जैसी बात है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपको देखने को मिल रहा है। खैर, तमाम तरह की चीजों के बीच में दीपू चंद्र दास की मौत के बाद से तमाम प्रकार की बातें जो निकल कर आई, उनमें सबसे पहली बात, कोई एविडेंस इस बात का नहीं था। दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक हिंसा आज का नहीं, बड़ा पुराना इतिहास रखा है। बांग्लादेश के अंदर विरोधियों को गोली से मरवा देना, उन पर हमले हो जाना इतिहास में रहा है। ऐसे में ये जो छात्र नेता हैं, इन छात्र नेताओं ने, जिन्होंने शेख हसीना को पद से हटा दिया, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई एनसीपी। अभी इसी एनसीपी पार्टी के एक नेता पर फिर से गोली से हमला कर दिया गया, उसको भी हेडशॉट हुआ, उसकी भी सुर्खी कल बनी। फिर जैसे उस्मान हदी की मौत पर रुदन हुआ था, इसकी मौत पर भी, इसको गोली लगने पर भी, हालांकि अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है, ऐसे में इसको गोली लगने पर भी रुदन होना शुरू हुआ। ये तो बांग्लादेश के अंदर मारने वाला कार्यकर्ता वो पकड़ा गया, जिसने इस तरह की हरकत करी वो पकड़ा गया। इससे बांग्लादेश में फिर से भारत के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन जगह नहीं ले पाया। लेकिन यह बात समझने की है कि बांग्लादेश में यह पुराना इतिहास रहा है कि वहां अगर आपको लग रहा है कि आप सत्ता के नजदीक हो तो विपक्ष में या फिर जो आपसे खुश नहीं है वो आप पर हमला करना अपनी नेचर मानते हैं। ऐसे में बिना एविडेंस के ही भारत के खिलाफ बांग्लादेश का जो ये रुख था, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय था और उन तमाम पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता का विषय था जो कि अपना रुदन मचाए हुए हैं। यूएन ह्यूमन राइट को उठाकर देखिए, उन्होंने उस्मान हदी की मौत पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उनके द्वारा एक भी बयान, इस बयान के अंदर एक भी लाइन दीपू चंद्र के प्रति नहीं थी। यहां पर एवरीवन शुड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस लिखा था, लेकिन दीपू चंद्र का नाम नहीं था। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत अपनी बातों को रखने में पिछड़ रहा है। हालांकि ट्विटर ने यूएनएचआरसी के इस बयान पर अपनी तरफ से ही कम्युनिटी नोट लगा दिया और कहा कि उस्मान हदी भारत के खिलाफ बयान देता था, भारत के खिलाफ इस तरह से सोचता था कि वो कुछ बोलेगा और भारत चुप रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत की जनता चुप नहीं रह सकती। भारत के खिलाफ जो भी इस तरह के बयान करेगा, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। लोग प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर निकलेंगे और वो निकल कर आए। यहां पर एक बात और जानने की है, दुनिया में भारत को अपना स्टैंड रखना होगा। यह बात कहीं ना कहीं अब हमारी विदेश नीति के अराउंड खड़ी होने लगी है। भारत किन मसलों पर बांग्लादेश के सामने चुप बैठा है, यह बात हमें समझनी होगी। क्या हम यह सोच करके कि रिश्ते और खराब ना हो जाएं, हमने पहले ही शेख हसीना को शरण दे करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर से अपने आप को बचा रखा है? कहीं ऐसा ना हो कि हम बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलने लगें, ऐसे में दुनिया से हमारे ऊपर प्रेशर आने लगे कि आप शेख हसीना को छोड़ो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ किसी प्रकार का प्रतिबंध प्रस्तावित कर देंगे। आज भारत इस मसले को क्या इस डर से कि शेख हसीना को बचाने की कीमत भारत को चुकानी ना पड़ जाए, अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश से रिश्ते खराब हैं तो झेल लेंगे। कल को अमेरिका इस बात पर बीच बचाव करने उतर आए कि आपको शेख हसीना को भेजना होगा, अन्यथा हम आपके साथ इस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। क्या भारत उन चीजों से डर करके पीछे बैठा है? यह बड़ा सवाल है। हालांकि हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस प्रकार की हिंसा पर दुनिया भर से अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। रिपब्लिकन्स के द्वारा इस तरह की बातें यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उठाई जाना शुरू हुई हैं, यूके में उठना शुरू हुई हैं, कनाडा में उठना शुरू हुई हैं। दुनिया भर से अब प्रतिक्रियाएं बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही हैं उन पर आना शुरू हुई है। इस पर चर्चा निकल कर आ रही है कि भाई जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड तरीके से बांग्लादेश में प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो दुनिया के लिए अच्छी नहीं है।
इसी बात पर शेख हसीना का भी एक बयान बाहर निकल कर आया। शेख हसीना ने बहुत ही सही तरीके से एक बात को रखा और वो बात यही थी कि ये कैसी स्थिति है कि किसी देश के अंदर इतना कायोस है कि जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, सिटी सेफ नहीं है, मीडिया को चुप करा दिया गया है, सांस्कृतिक साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं, डिप्लोमेसी को धमकाया जा रहा है। ये कैसी स्थिति है? बांग्लादेश ने खुद के लिए क्या बनाकर रखा है? वास्तविकता में यह बात तमाम उन बांग्लादेशियों को समझनी चाहिए जो एक समय तक जाने जाते थे इस बात के लिए कि इनके यहां की पर कैपिटा इनकम भारत के कंपटीशन में एक बार तो भारत से आगे भी निकलने की खबर बनी थी। आज वो बांग्लादेश अगर सुर्खियों में है तो अपने यहां पर चल रही हिंसाओं के चलते, राजनीतिक अस्थिरता के चलते। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाकर के कितना गड्ढे में गिर गया है, यह बांग्लादेश को समझने की आवश्यकता है। एक समय बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनते देखा जा रहा था। कपड़े के उत्पादन में बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज वहां पर फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं, वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, भूखे मरने के लिए विवश हैं, बेरोजगारी चरम पर है, क्योंकि वहां पर सत्ता की अस्थिरता ने, जो कि शेख हसीना के समय पर पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र में आगे बढ़ रही थी, आज वहां पर इन्हें हटाकर अपनी सत्ता बनाने की जो चाह से मोहम्मद यूनुस की है, उसने इन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसी बात को रूस ने इन्हें याद दिलाते हुए कहा। रूस के जो प्रतिनिधि बांग्लादेश में हैं, अलेक्जेंडर ग्रिगनोविच, इन्होंने बांग्लादेश को याद दिलाते हुए कहा कि 1971 मत भूलिएगा, जिस समय भारत और रूस ने मिलकर के तुम्हारा जन्म करवाया था। यहां पर बकायदा इनके द्वारा यह शब्द मेंशन किया गया कि भारत ने किस प्रकार से बांग्लादेश का बचाव किया, या बांग्लादेश को पैदा होने में, क्योंकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, उसके जनक के रूप में भारत की भूमिका को रूस ने बांग्लादेशियों के सामने दोहराया। उन्होंने कहा कि उस समय आपको याद होना चाहिए कि 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ था और 1971 का वॉर भारत के ऊपर धकेला गया था। पाकिस्तान ने इसे इस तरह से लिया था कि भारत बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में अस्थिरता का बड़ा कारण है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। ऐसे में रूस भारत के साथ आया था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। पाकिस्तानियों को, मतलब 93 पाकिस्तानियों को सरेंडर करवा दिया था। जो हालात थे वो आपके सामने हैं। आज यही पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश आपस में मिल रहे हैं और इनका मिलना भारत के लिए घातक बन रहा है। घातक कैसे बन रहा है? यह आदमी एक और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लगा हुआ है, और वो प्लानिंग ये है, भारत में जिस तरह की आए दिन मांग उठ रही है, और वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ीकरण योजना। भारत में डिमांड उठ रही है कि रंगपुर को पूरी तरह से कब्जे में लेकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत को चौड़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ चर्चा है कि चिटगांव को, जो पोर्ट है, त्रिपुरा को, मेघालय को, इनको, त्रिपुरा मिजोरम को पूरी तरह से चिटगांव को कब्जे में लेते हुए पूरी तरह बीच पर पूर्वोत्तर भारत को ले आना चाहिए। भारत में जिस तरह की ये मांग उठ रही है, इसी मांग के बीच में ये पाकिस्तान से बातचीत करने निकल रहे हैं। बातचीत की जानकारी निकल कर आती है एक एक्सक्लूसिव खबर में, रिपोर्टर्स के माध्यम से जानकारी बाहर निकल कर आती है कि पिछले दिनों में जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आकर के बांग्लादेश पहुंचे थे, वो असल में पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में सऊदी अरब स्टाइल वाली डील करने आए थे। आपको याद होगा, हमने आपको कुछ दिनों पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि कुछ बड़ा करने की फिराक में बांग्लादेश लगा है। मैंने लगभग 1.5 महीने पहले आपको यह खबर दी थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तानी युद्धपोत, पाकिस्तान के बड़े सेना के अधिकारी बांग्लादेश में पहुंचने लगे हुए हैं। ऐसे में जानकारी निकल कर आती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसी डिफेंस पैक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने सऊदी के साथ की थी। सऊदी के साथ पैक्ट ये था पाकिस्तानियों का कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी उसका साथ देगा। पाकिस्तान वैसा ही डिफेंस पैक्ट बांग्लादेश के लिए लाना चाहता है, जिसके तहत अगर कल को बांग्लादेश पर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में कभी तकरार होता है तो बांग्लादेश उसका साथ देगा। यह वापस से 1971 से पहले वाली स्थिति पैदा होती हुई दिखाई बांग्लादेश में दे रही है। भारत को आवश्यकता है कि इसे किसी ना किसी तरीके से रोका जाए, और जो भी आवश्यक कार्रवाई हैं, ये जो चौड़ीकरण योजना है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, अगर ये करना है तो इसे इस पैक्ट से पहले ही निपटा दिया जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें हैं। इसी बीच में जो स्पेशल एनवॉय हैं, एससीए एम्बेसडर सरगई गोर, इन्होंने
अभी बांग्लादेश के साथ बातचीत की है, चीफ एडवाइजर से बातचीत की है, उनके यहां पर अपने इंटरेस्ट साझा किए हैं। अमेरिका इस मामले में पूरी तरह चुप बैठा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह बात अत्यंत ही समस्त भारतीयों को समझने की है कि बांग्लादेश के साथ जो कर रहा है अमेरिका, वो अपने स्ट्रेटेजिक हितों को बचाने के लिए, ताकि बांग्लादेश को वो अपने लिए यूज करके म्यांमार, भारत और भविष्य में चाइना के खिलाफ यूज कर सके। ये हमें समझने की आवश्यकता है। विदेश नीति पर निश्चित ही जो देश के बड़े जानकार हैं वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन समस्त भारतीय उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, एक अतिरिक्त जानकारी, क्रिप्टो के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां मार्केट में चल रही हैं, लेकिन इसी बीच में विद्यार्थी और लिसनर्स की बड़ी डिमांड पर मैं क्रिप्टो का एक पूरी तरह से फ्री कोर्स लेकर आ रहा हूं। और यह कोर्स डिटेल में होगा हमारे चैनल बातें बाजार की पर, जिसमें A to Z आपको क्रिप्टो की लर्निंग से लेकर के ट्रेडिंग तक की सारी जानकारी सिखाई जाएंगी। पूरी एक लेक्चर सीरीज आपके सामने आ रही है। बातें बाजार की चैनल पर जाकर के आप उस लेक्चर सीरीज को देख पाएंगे। उम्मीद है कि 25 तारीख तक आपके सामने लेक्चर सीरीज के वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। आपको यह इन्फॉर्म इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन करके अपने निवेश के लिए सही फैसले करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।